हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न एंड योर लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं दरिया इश्क का कविता वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पीछे वाले भाग आपने नहीं सुने हैं तो सुनिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना गायत्री देवी और रोहित घर देखने जाते हैं। उनके साथ साथ मधु भी जाती है। फ़ोन करके वे लोग मीरा को भी बुला लेते हैं और वहीं लंच करते हैं। लंच के बाद घर आते हैं। अब आगे। मधु और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाया। मधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मीरा, हॉस्पिटल में तेरे कितने रुपए खर्च हुए थे? मीरा ने गुस्से में पूछा, ये पूछना ज़रूरी है? हाँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ कोई ड्रामा मत कर और चुपचाप बता। मुझे सैलरी मिल गई है, और अगर तूने नहीं बताया तो मैं हॉस्पिटल से पता कर लूँगी। मीरा ने मुंह बनाकर कहा, चेकअप और मेडिसिन के मिलाकर 5,000 रुपये। 15 दिन बाद अंकल को फिर से चेकअप के लिए लेकर जाना है, और डॉक्टर ने यह भी कहा कि अंकल बहुत जल्द फिर से चलने लगेंगे। मधु ने अपने बैग से रुपए निकाले और मीरा के हाथ में थमाते हुए कहा, ये 15,000 रुपये हैं, अबीर को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे। दरवाजे पर चाय लेकर खड़ी आरती ये सब सुन रही थी। उसने बिना कुछ कहे चाय की ट्रे बेड पर रखी और वहाँ से जाने लगी। माँ, मधु ने इतना कहा था कि आरती के कदम रुक गए और उसने पलटकर मधु की ओर देखा। मधु ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी आंटी। इतना कहकर मधु उठकर उनके पास गई और उसने आरती को रुपए देते हुए कहा, अबीर के लिए रुपए मीरा को दे दिए हैं, वो उसे आज ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगी। आज हॉस्पिटल में जो भी खर्च हुआ था वो मीरा को दे दिया, और सैलरी में से जो भी बचा है ये वही रुपए हैं। आरती ने बिना कुछ कहे रुपए ले लिए और कमरे से जाने लगी तो मधु ने तुरंत कहा, मुझे शिमला जाने की इजाज़त देने के लिए थैंक यू माँ। आरती बिना कुछ कहे चली गई। मीरा को आरती का बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा आया, पर मधु की वजह से वो कुछ नहीं बोली। उसके जाते ही मधु मुस्कुराते हुए फिर से आकर बेड पर बैठी और मीरा से बोली, मीरा, मैं पहली बार शिमला जा रही हूँ, वहाँ तो बहुत ठंड होती है ना? तभी मोहन वहाँ आकर कहा, हाँ बेटा, बहुत ठंड होती, इसलिए गर्म कपड़े रखना मत भूलना। अपने पापा की आवाज़ सुनते ही मधु बेड से उठकर उनके पास गई और घुटनों के बल बैठकर बोली, थैंक यू पापा। मुझे तो लगा था कि शायद आप और माँ नहीं मानेंगे, पर आपने इजाज़त दे दी, थैंक यू। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा जाना ज़रूरी है, अगर नहीं जाएगी तो तेरा रिजल्ट बिगड़ सकता है, इसलिए इजाज़त तो देनी ही थी। अब खुशी खुशी जा और अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है? जी पापा, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मधु ने अपने बैग से रुपए निकाले और मोहन को देकर कहा, पापा, ये आप रखिए। मोहन ने मधु के गाल को छूकर कहा, नहीं बेटा, इस बार ये रुपए तू अपने पास रख। इतनी दूर जा रही है, तुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पर पापा, मेरे पास वहाँ जाने के लिए रुपए हैं, कल आपने ही तो दिए थे। मधु ने इतना कहा ही था कि मोहन ने उसे टोकते हुए कहा, मधु, इन्हें रख, मेरी खातिर प्लीज़ बेटा। ठीक है, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वहाँ मधु की पड़ोसी अपने हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा लिए वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही मधु मुस्कुराते हुए उठकर उनके पास आकर बोली, आइए प्रिया चाची, बैठिए ना और हमारे साथ चाय भी पीजिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ बैठने या चाय पीने नहीं, बल्कि तुझे कुछ देने आई हूँ। मधु उन्हें हैरानी से देखने लगी। प्रिया ने मधु को एक डिब्बा देते हुए कहा, ये मठरी और बेसन के लड्डू आज सुबह ही बनाए थे। तेरे चाचा जी को मोहन भाई साहब से पता चला कि तू शिमला जा रही है, तो मैं ये तेरे लिए ले आई हूँ, इन्हें अपने सामान में रख लेना। मधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, थैंक यू चाची। प्रिया ने मधु के गाल को छूकर कहा, अच्छे से जाना और जल्दी वापस आ जाना। मधु ने सिर हिला दिया, मैं आरती भाभी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया चली गई। मीरा ने तुरंत मधु के हाथ से डिब्बा लिया और उसे खोलकर लड्डू खाने लगी। मोहन और मधु दोनों को हंसी आ गई। मोहन ने मधु से कहा, मधु, अपनी पैकिंग कर ले बेटा, सारी चीज़ें ध्यान से रखना, कहीं ज़रूरत की कोई चीज़ छूट ना जाए। आप चिंता मत करिए अंकल, मैं हूँ ना इसके साथ, इसकी सारी पैकिंग मैं खुद करूँगी। मीरा ने लड्डू खाते हुए कहा। मोहन मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाते ही मीरा ने मधु के मुंह में लड्डू ठूंसते हुए कहा, टेस्ट कर, बहुत टेस्टी है। लड्डू खाते ही मधु सोच में पड़ गई।
उसने मन ही मन कहा, इन लड्डुओं का टेस्ट तो माँ के हाथों के लड्डू जैसा है। कहीं माँ ने ही तो ये नहीं बनाए? क्या सोच रही है? मीरा ने डब्बे से लड्डू निकालते हुए पूछा। मधु ने उसके हाथ से लड्डू लेकर फिर डिब्बे में रहकर कहा, ये रास्ते के लिए है और तू यही गप किए जा रही है। अब चल पैकिंग में मेरी मदद कर। मीरा ने मुंह बनाया और मधु की पैकिंग में हेल्प करने लगी। शिमला जाने की खुशी मधु के चेहरे पर साफ आ रही थी। मधु ने अपने कपड़े बैग में रखते हुए कहा, मीरा, जब भी मैं टीवी में बर्फ़ देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी बर्फ़ देखूं, और आज देख, मेरा ये ड्रीम पूरा होने जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इतने सारे शहरों में से हमें प्रोजेक्ट के लिए शिमला ही मिला। मैं तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। मीरा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अलमारी से उसके कपड़े निकाल रही थी। तभी उसकी नज़र एक स्वेटर पर पड़ी। मीरा ने स्वेटर उठाकर पूछा, मधु, ये स्वेटर ये कब खरीदी तूने? मैंने तो ये कभी नहीं देखी। स्वेटर देखकर मधु भी हैरानी से बेड से उठकर मीरा के पास आई और उसने स्वेटर को देखते हुए कहा, मीरा, ये तो मैंने भी कभी नहीं देखी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है कि हम दोनों ने ही इसे कहीं से खरीदा हो और फिर हम ही भूल गए हों। मधु ने कुछ पल सोचकर मन ही मन खुद से कहा, पर मैंने तो ये कभी नहीं खरीदी। अगर मैं और मीरा साथ में ये स्वेटर खरीदते तो मुझे तो याद होता, पर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने ये कब खरीदी। कहीं पापा तो मेरे लिए नहीं लाए? इतना सोचकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मीरा से कहा, मीरा, ये जरूर पापा लाए होंगे, मुझे भी यही लगता है। इसलिए अब अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर और इसे बैग में रख। तेरी पैकिंग करवाने के बाद मुझे भी मेरी पैकिंग करने घर जाना है। समझी मिस मधु शर्मा? इतना कहकर मीरा ने मधु के हाथ से स्वेटर ली और मधु के बैग में रख दी। इधर करण ने अपने ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी रोकी। गार्ड ने जैसे ही करण की गाड़ी देखी तो दौड़ता हुआ आया। करण ने अपनी गाड़ी का डोर खोला तो गार्ड ने तुरंत डोर पकड़ लिया। करण ने अपने ग्लासेस निकाले और ऑफिस के अंदर आया। वो जहाँ तहाँ से गुजरा। ऑफिस के स्टाफ के लोग उसे देखते हुए खड़े होने लगे। करण सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ा। आदि ऑफिस की एक लड़की को फाइल में कुछ करेक्शन करने के लिए कह रहा था। तभी उसकी नज़र सामने आ रहे करण पर पड़ी। उसे देखते ही आदि मुस्कुराते हुए करण के पास आकर बोला, अच्छा हुआ आप आ गए सर। मिस्टर मेहरा और वो बंसल जमीन के मालिक के साथ कुछ देर में आने वाले हैं। आदि, पीयूष को मेरे केबिन में भेजो। इतना कहकर करण ने अपने केबिन का दरवाज़ा खोला और केबिन में चला गया। उसके जाते ही आदि ऑफिस में पीयूष को ढूंढने लगा। करण आकर अपनी चेयर पर बैठा। बैठते ही उसने अपना पीसी ऑन किया। तभी वहाँ पीयूष ने दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा, मैं आई कम इन सर? कम इन पीयूष। करण ने माउस से अपनी मेल आईडी ओपन करते हुए कहा। पीयूष अंदर आया तो करण ने मेल चेक करते हुए पूछा, रहेजा से बात हुई? पीयूष ने तुरंत कहा, मैंने उसे फ़ोन किया था पर उसने फ्लैट देने से इनकार कर दिया। बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। कह रहा था कि जब उसके पास रुपए आ जाएंगे तो वो हमारे रुपए दे देगा। इतना सुनते ही करण ने अपने मेल रीड करते हुए कहा, फ़ोन लगाओ उसे और मेरी बात करवाओ। इतना सुनते ही पीयूष अपने फ़ोन से उसे फ़ोन करने लगा। तो करण ने पीयूष की ओर देखकर कहा, लैंडलाइन से लगाओ, अब तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएगा वो। पीयूष ने तुरंत टेबल पर रखे फ़ोन से रहेजा को फ़ोन किया। दूसरी ओर से रहेजा ने फ़ोन रिसीव करके कहा, हेलो, खुराना कंस्ट्रक्शन से पीयूष बात कर रहा हूँ। पीयूष ने इतना कहा ही था कि रहेजा गुस्से में बोला, लगता है मेरी बात तुझे एक बार में समझ नहीं आई। कहा था ना मुझे कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा। अगर तूने मुझे फ़ोन किया तो पुलिस में तेरी और तेरे उस बॉस की कंप्लेन कर दूंगा कि रुपए के लिए तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। ये सुनते ही पीयूष के चेहरे के रंग उड़ गए। करण ने पीयूष को इशारा करके रिसीवर मांगा। पीयूष ने उसे रिसीवर दे दिया। करण ने जैसे ही रिसीवर कान से लगाया, रहेजा फिर से बोला, रहेजा के साथ तुम लोगों ने पहली बार काम किया है, इसलिए शायद जानते नहीं हो कि मेरे साथ काम करने वालों को पैसा भी मेरे हिसाब से दिया जाता है। जितना मिल गया है उतने में ही खुश रह। ज़्यादा की उम्मीद करेगा तो बहुत पछताएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि रहेजा क्या चीज़ है। करण ने कहा, बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि तू क्या चीज़ है, पर शायद तू करण खुराना को नहीं जानता। अपना पैसा तेरे जैसे इंसान की हलक से भी निकालना बहुत अच्छे से आता है मुझे। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगले 1 घंटे में अगर मेरे 30 लाख रुपए मेरी टेबल पर नहीं आए तो बहुत बड़े झटके के लिए तैयार रहना। सिर्फ 1 घंटा। ये सुनकर रहेजा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा
और करण चुपचाप उसकी हंसी सुन रहा था। रहेजा ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे 50 दिन में 1000 बार धमकी देते हैं मुझे, पर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो रहेजा के गिरे बांध तक पहुंचे और उसका कुछ बिगाड़ सके। इसलिए अपनी धमकी अपने पास रख। अब तो तू अपने पैसे मुझसे निकाल कर दिखा। ये सुनकर करण अपनी कुर्सी से उठा और टहलते हुए बोला, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। उसके बाद तू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आएगा और खुद मुझे या तो मेरे 30 लाख रुपए वापस करेगा या फिर तेरी बिल्डिंग के 2 फ्लैट मेरे वर्करों के नाम करेगा। शराफत से मेरी बात समझो और मानो, वरना करण खुराना को अपनी शराफत छोड़ने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। 1 घंटे बाद तू क्या करता है, इस बात का इंतजार रहेगा मुझे। इतना कहकर रहेजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करण ने रिसीवर नीचे रखा और पीयूष से पूछा, पीयूष, फ्लैट के पेपर्स रेडी हैं? जी सर, पीयूष ने इतना कहा और पेपर्स करण की ओर बढ़ा दिए। करण ने पीयूष से पेपर्स लेकर कहा, आदि को भेजो। जी, पीयूष इतना कहकर चला गया। करण ने पेपर्स रीड किए और कहा, करण खुराना से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने रहेजा। अब तो तू गया। इतना कहकर करण ने पेपर की फाइल टेबल पर पटकी और अपना फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन किया। दूसरी ओर से कोई कुछ कहता उसके पहले ही करण ने कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। दूसरी ओर से आवाज़ आई, बोलिए सर। करण उसे समझाने लगा कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आई, ठीक है सर, काम हो जाएगा। इतना सुनते ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी आदि केबिन में आया और बोला, सर, बंसल और उस जमीन का ओनर आया है, उन्हें लेकर आओ। करण ने फिर से अपनी चेयर पर बैठकर कहा। आदि तुरंत बाहर गया और बंसल और जमीन के मालिक को लेकर आया। बंसल ने अंदर आते ही करण की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि आप करण खुराना हैं। अगर पता होता तो ये डील सुबह ही फाइनल हो जाती। आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान न सका। करण ने उठकर उससे हाथ मिलाया तो बंसल ने अपने बॉस की ओर देखकर कहा, ये मिस्टर रतन ग्रेवाल हैं और वो इनकी ज़मीन है। हेलो मिस्टर खुराना। मिस्टर ग्रेवाल ने करण की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। करण ने मिस्टर ग्रेवाल से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, बैठिए। बंसल और मिस्टर ग्रेवाल करण के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके बैठते ही करण ने भी बैठते हुए कहा, यह हमारी मुलाकात नहीं है मिस्टर बंसल। मैं और मिस्टर ग्रेवाल कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। वैसे मिस्टर ग्रेवाल, अगर सुबह ये डील हो जाती तो बेहतर होता, पर अब आपकी ज़मीन का दाम गिर चुके हैं, इसलिए अब तो आपकी ज़मीन की कीमत 150 करोड़ भी नहीं रही। इसलिए अब अगर मैं करण ने इतना कहा ही था कि मिस्टर ग्रेवाल ने करण की बात काटते हुए कहा, इसलिए अब आप इस ज़मीन के 150 करोड़ भी नहीं देंगे, यही ना? करण ने मिस्टर ग्रेवाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आदि को इशारा किया। करण की इशारा करते ही आदि ने करण के सामने रखे टेबल पर ड्रा से चेक बुक निकाली और चेक बनाने लगा। मिस्टर ग्रेवाल ने फिर से कहा, मैं जानता हूँ कि जैसे ही आपने उस जगह सोसाइटी बनाने की अनाउंसमेंट की, मेरी ज़मीन की कीमत आधी हो गई है और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि अब आप वो ज़मीन किसी को खरीदने भी नहीं देंगे और अगर कोई अच्छी डील देखकर मैंने वो ज़मीन किसी को बेच भी दी तो वो भी आपका ही आदमी निकलेगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं ये ज़मीन आपको ही बेच दूँ, क्योंकि कोई रास्ता आपने मेरे लिए नहीं छोड़ा है। आप जितनी भी अमाउंट इस चेक में भरना चाहें भर दीजिए, मैं पेपर साइन कर देता हूँ। ये सुनकर करण बंसल की ओर देखने लगा, जो सिर झुकाए खड़ा था। करण ने टेबल से फाइल उठाकर मिस्टर ग्रेवाल के सामने फेंकी। मिस्टर ग्रेवाल ने करण की ओर देखा और फिर बिना रीड किए पेपर्स पर साइन कर दिए। ये देखकर आदि मुस्कुराने लगा, पर मिस्टर ग्रेवाल अपसेट हो गए। उन्होंने पेपर से साइन करके फाइल करण की ओर बढ़ा दी। करण ने फाइल लेकर आदि के हाथ में थमा दी। आदि ने तुरंत फाइल पर मिस्टर ग्रेवाल के सिग्नेचर चेक किए और चेक बुक करण के सामने रखकर कहा, सर। करण ने मिस्टर ग्रेवाल की ओर देखते हुए चेक पर सिग्नेचर कर दिए और चेक फाड़ कर मिस्टर ग्रेवाल की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर ग्रेवाल ने चेक लिया और करण से कहा, थैंक यू मिस्टर खुराना। इतना कहकर मिस्टर ग्रेवाल ने चेक देखा। चेक देखते ही वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने हैरानी से करण की ओर देखा। करण ने खड़े होकर कहा, मिस्टर ग्रेवाल, मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ, अपनी मेहनत के दम पर हूँ। खुद ऊंचा उठाने के लिए मैं दूसरों को गिराने में विश्वास नहीं रखता। मैं जानता हूँ कि यह ज़मीन आपने 6 महीने पहले ही 145 करोड़ में खरीदी थी, ताकि मैं ये ज़मीन न ले सकूँ।
मुझे बस ये ज़मीन चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन मेरी ज़रूरत है। पर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं आपका नुकसान कभी नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने आपको इस ज़मीन की वही कीमत दी है, जो इस ज़मीन के लिए आपको मिलनी चाहिए। ये 150 करोड़ का चेक तो आपको आज सुबह ही मिल जाता, अगर मिस्टर बंसल मेरी बात मान लेते। पर कोई बात नहीं, ये भी अपना काम ही कर रहे थे। मिस्टर ग्रेवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर खुराना, आज आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। आज आपने तो प्रूव कर दिया कि क्यों आप आज इतने सक्सेसफुल हैं। मेरा भाई बंगलोर में एक होटल बनाने जा रहा है और मैं ये चाहूँगा कि मेरे भाई का होटल आप बनाएं। ये सुनकर आदि बहुत खुश हो गया। करण ने मिस्टर ग्रेवाल की ओर देखते हुए कहा, जरूर मिस्टर ग्रेवाल, यही तो बिजनेस है मेरा। बहुत जल्द मेरा भाई आपसे कांटेक्ट करेगा। चलता हूँ, बाय। इतना कहकर मिस्टर ग्रेवाल ने एक बार फिर से करण की ओर अपना हाथ बढ़ाया। करण ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर ग्रेवाल, बंसल साहब को इनका कमीशन देना मत भूलिएगा। ये सुनकर बंसल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। बाय मिस्टर ग्रेवाल। करण ने इतना कहा और आदि को इशारा किया। करण के इशारा करते ही आदि ने तुरंत मिस्टर ग्रेवाल से कहा, आइए मिस्टर ग्रेवाल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर आदि उन्हें बाहर छोड़ने चला गया। उनके जाते ही करण टेबल पर रखा अपना फ़ोन और फाइल उठाई और केबिन से बाहर आया। तभी उसके डैड की नज़र उस पर पड़ी। करण। करण के डैड ने उसे आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनते ही करण उनके पास गया और उन्हें फाइल देते हुए बोला, डैड, सामने रोड वाली ज़मीन के पेपर्स। बलदेव ने तुरंत उसके हाथ से फाइल ली और देखने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए करण से कहा, वेल डन बेटा। करण ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल करते हुए अपने डैड से कहा, डैड, मिस्टर मेहरा कुछ देर में ऑफिस आ रहे हैं। प्लीज़ आप डील के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है, बलदेव ने इतना कहते ही करण जाने लगा तो बलदेव ने कहा, करण, रहेजा से पैसे निकालने के लिए जो भी करो बेटा, खुराना कंस्ट्रक्शन की इमेज को ध्यान में रखकर करना। इतना सुनते ही करण के कदम रुक गए, पर उसने पलटकर अपनी डैड की ओर नहीं देखा। बलदेव ने फिर से कहा, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे एक बार फिर पुलिस स्टेशन आना पड़े। इतना कहकर बलदेव चुप हो गए और करण बिना कुछ कहे, बिना उनकी ओर देखे वहाँ से चला गया। बलदेव ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, इस लड़के को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये करेगा वही जो ये करना चाहता है। लगता है वकील को बेल के पेपर रेडी करने के लिए कहना ही पड़ेगा। इतना कहकर बलदेव फिर से अपने केबिन में चले गए। मधु रात का खाना बनाने के लिए किचन में पहुंची। वहां आरती वाश बेसिन के पास खड़ी होकर बर्तन साफ कर रही थी। ये देखकर मधु तुरंत उसके पास जाकर बोली, माँ, आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। आरती ने बर्तन धोते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तू जाकर अपनी पैकिंग कर, कल सुबह तुझे निकलना है। ये सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधु को मुस्कुराते देख आरती ने बर्तन धोना छोड़ दिया। उसने वहां टंगे टॉवल से अपने हाथ पोंछे। आरती ने वॉश बेसिन के ऊपर बनी अलमारी को खोला और उसमें से एक स्टील का डब्बा निकाला। मधु चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। आरती ने डब्बे में से कुछ रुपए निकाले और डब्बा बंद करके फिर से अलमारी में रखकर अलमारी में बंद कर दी। वो मधु के पास आई। उसने अपनी बाईं हथेली से मधु की कलाई पकड़ी और उसमें रुपए रखकर कहा, ये रख ले, वहाँ काम आएंगे। मधु के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसे मुस्कुराता देख आरती ने तुरंत कहा, तेरे जाने के बाद कम से कम कुछ दिन तो मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा और मैं सुकून से जी सकूंगी। इतना सुनते ही मधु के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई और उसने कहा, चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। आरती ने फिर से कहा, अच्छा होता अगर तू कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए इस घर से चली जाती और कभी लौट कर नहीं आती। वैसे तुझसे ये कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं है, पर फिर भी कहना ज़रूरी है, क्योंकि लौटकर तो इसी घर में ज़रूर आएगी। अपने पापा के भरोसे की इज्जत रखना और वहाँ जाकर ऐसा कोई काम मत करना जैसा तेरी माँ ने किया था। यह सुनकर मधु ने हैरानी से आरती की ओर देखा तो आरती ने फिर से गुस्से में कहा, ऐसे मत देख मुझे, ये सब मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तेरी रगों में खून तो उसी गिरी हुई औरत का है जिसने एक शादीशुदा आदमी से गलत रिश्ता बनाया और मुझसे मेरे पति और आत्मसम्मान दोनों छीन लिया। तुझ पर भरोसा तो मुझे बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी उम्मीद करती हूँ कि तू वहाँ जाकर कुछ गलत नहीं करेगी। इतना कहकर आरती गुस्से में फिर से बर्तन साफ करने लगी। मधु कुछ देर अपने हाथ में रुपए थामे वहीं खड़ी रही, उन्हें देखती रही और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। मधु के किचन से बाहर आते ही आरती ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा और खुद को संभाल कर
फिर से बर्तन साफ करने लगी। रहेजा अपने ऑफिस में बैठा 1 घंटा होने का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, 1 घंटा होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। इंतजार है मुझे ये जानने का कि करण खुराना क्या करता है। तभी उसका मैनेजर दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा, सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? रहेजा ने हैरानी से पूछा। उसके मैनेजर ने तुरंत उसे लिफाफा देते हुए कहा, ये नोटिस आया है। रहेजा ने अपने मैनेजर की ओर देखते हुए लिफाफा लिया। मैनेजर फिर से बोला, सर, एमजी रोड पर हमारा होटल जिस जगह पर बना हुआ है, वो ज़मीन हमने 25 साल के लिए लीज पर ली हुई थी। लीज खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है और ज़मीन के मालिक ने हमें ये लेटर भेजकर उस ज़मीन की लीज आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। व्हाट? रहेजा ये सुनकर हैरानी से उठकर खड़ा हो गया और उसने तुरंत वो लेटर रीड किया और मैनेजर से पूछा, पर वो तो हमें वो ज़मीन बेचने के लिए मान गया था। कल ही तो मेरी बात हुई थी उससे। मैनेजर फिर से बोला, सर, पर अब उसने अपना इरादा बदल लिया है। मैंने उसे फ़ोन भी किया था, पर उसने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि अब ना ही वो हमें ये ज़मीन बेचेगा और न ही लीज आगे बढ़ाएगा, क्योंकि कोई और उसे इस ज़मीन की दुगनी कीमत दे रहा है। इसलिए वे लोग ये ज़मीन किसी और को बेच रहे हैं। रहेजा ने गुस्से में पूछा, तो तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ और जाकर उस ज़मीन के मालिक से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि वो हमें ये ज़मीन बेचने के लिए तैयार था। इसलिए ही तो हमने उस ज़मीन पर होटल खड़ा किया। अब वो 2 दिन पहले कैसे ज़मीन किसी और को दे सकता है? तभी किसी ने रहेजा के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। आ जाओ, मैनेजर ने कहा। उसके इतना कहते ही चपरासी अपने हाथ में एक लिफाफा लिए अंदर आकर बोला, सर, कुछ देर पहले ये कुरियर वाला देकर गया है। रहेजा ने उसके हाथ से लिफाफा लिया और उसे खोला। मैनेजर ने चपरासी को जाने का इशारा किया तो वो चला गया। रहेजा ने लिफाफे से लेटर निकालकर रीड किया, पर लेटर पढ़ते उसके चेहरे के रंग उड़ गए और वो कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ सर? मैनेजर ने पूछा। रहेजा ने उसकी ओर देखकर कहा, गांधीनगर में जो हमारी बिल्डिंग थी, जिसमें 50 किराएदार रह रहे हैं, उसे गिराने के लिए नगर निगम का नोटिस आया है। ये सुनकर मैनेजर भी शॉक्ड हो गया और उसने हैरानी से पूछा, क्या? रहेजा ने लेटर देखते हुए कहा, अतिक्रमण की वजह से वो ये बिल्डिंग गिराने जा रहे हैं। इसमें लिखा है कि हमारी बिल्डिंग 20 फीट सड़क पर आ गई है। सड़क चौड़ी करने के लिए कल सुबह 11 बजे उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। इतना कहकर रहेजा ने गुस्से में उठकर खड़े होकर कहा, ये सब हो क्या रहा है? नगर निगम के अधिकारी हजारों बार अतिक्रमण हटाने वहाँ आते हैं और हर बार कुछ रुपए लेकर चले जाते हैं। तो फिर आज इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उन्होंने मुझे ये नोटिस भेज दिया? ज़रूर तुमने इस बार उन्हें पैसे नहीं भिजवाए होंगे। नहीं सर, मैंने उन्हें 3 दिन पहले ही चेक भिजवा दिया था, मैनेजर ने घबराते हुए कहा। तो फिर ये क्या है? रहेजा ने गुस्से में लेटर उसके मुंह पर फेंक कर पूछा। जवाब मैं देता हूँ, करण ने रहेजा के केबिन के दरवाजा को खोलकर कहा। उसे देखते ही रहेजा शॉक्ड हो गया। करण रहेजा की ओर बढ़ा। रहेजा उसे देखते हुए कुछ कदम पीछे हटा। करण उसकी कुर्सी पर बैठा और उसने अपने दोनों पैर उसके सामने रखे टेबल पर रखे। ये देखकर रहेजा और उसके मैनेजर की आंखें खुली की खुली रह गई। करण को इस तरह अपनी कुर्सी पर देखकर रहेजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में करण की कॉलर पकड़कर पूछा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी कुर्सी पर बैठने की? और तुम बिना अपॉइंटमेंट के अंदर कैसे आए? करण ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे घूरता हुआ बोला, अभी तो सिर्फ तुम्हारी कुर्सी पर बैठा हूँ, कल तुम्हारे घर तक पहुँच जाऊँगा। रहेजा उसे गुस्से में घूरने लगा। करण ने गुस्से में रहेजा का हाथ पकड़कर अपनी कॉलर से हटाया और उसे दूर धकेल दिया। ये सुनकर रहेजा की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने गुस्से में कहा, ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? करण तीखी सी मुस्कुराहट के साथ उठकर खड़ा हुआ और अपनी शर्ट की कलर ठीक करते हुए बोला, सही पहचाना तुमने, पर अभी तो मैंने तुम्हें पिक्चर का सिर्फ टाइटल दिखाया है। पर अब अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो पूरी फिल्म दिखाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और जो कुछ अभी अभी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तो तुम ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि करण खुराना एक बहुत बड़ा तूफान है और जो भी उसके रास्ते में आने की कोशिश करता है वो खुद को ही बर्बाद कर लेता है। जिस जमीन को लीज पर लेकर तुमने अपना होटल मुझसे खड़ा करवाया था उसका सौदा मैंने कर लिया है। कल सुबह होते ही तुम्हारा होटल और तुम्हारी बिल्डिंग दोनों मिट्टी में मिली हुई नजर आएंगी। वैसे सुना है तुम्हारे पास ब्लैक की बहुत कमाई है। ये सुनते ही रहेजा के होश ही उड़ गए।
करण ने उसके पास आकर धीरे से कहा, मानपुर में तुम्हारे ससुर के नाम पर 3-3 फार्म हाउस, साकेत में तुम्हारी साली के नाम पर 2 आलीशान बंगले, सुपर कॉरिडोर में तुम्हारी बहन के नाम पर बड़ी सी मल्टी, और भी न जाने क्या क्या। रहेजा गुस्से में करण को घूरने लगा। करण ने उसकी ओर करीब आकर कहा, मेरे पास तुम्हारी काली कमाई का पूरा काला चिट्ठा है। अगर तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो सूरज उगने से पहले तुम्हारी काली कमाई का सारा हिसाब किताब इनकम टैक्स अधिकारियों के पास पहुंच जाएगा, और कल सुबह होते होते तुम्हारे ऑफिस और तुम्हारे बंगले दोनों पर ताले लग जाएंगे। मेरी 30 लाख रुपए की कीमत तुम्हें अपना सब कुछ खोकर चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें 1 घंटा और देता हूँ, सोचकर बता देना। इतना कहकर करण ने फिर से अपने ग्लासेस लगाए और जाने लगा। रुपए नहीं है इस वक्त मेरे पास, रहजा ने करण की ओर देखकर कहा। करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर रहजा की ओर देखा। रहजा ने उसके पास आकर अकड़कर कहा, काली कम काली कमाई है इसलिए केस और बैंक में रुपए नहीं रखता। मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ। 24 घंटों का वक्त दो मुझे, कल शाम तक तुम्हारे 30 लाख तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर करण ने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ रहजा की ओर देखा। आदि, करण ने आदि को आवाज़ लगाई। केबिन के बाहर खड़ा आदि करण की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर आया और करण को पेपर्स देकर बोला, ये लीजिए सर। करण ने आदि के हाथ से फाइल ली और रहेजा के सामने टेबल पर फेंक कर कहा, ये सुपर कॉरिडोर में बनी तुम्हारी मल्टी के 2 फ्लैट के पेपर्स हैं। इन पर साइन करो क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैंक की कमाई है और करण खुराना ब्लैंक की कमाई को हाथ भी नहीं लगाता। और रही बात तुम्हें 24 घंटों का वक्त देने की, तो तुम्हारे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं जो तुम पर भरोसा किया जा सके। इसलिए इन पेपर्स पर साइन करो। तुम्हारे साइन करते ही मैं उस होटल वाली ज़मीन की डील कैंसिल कर दूंगा, और हाँ, कल आपकी बिल्डिंग भी नहीं गिरेगी। ये सुनते ही मिस्टर रहेजा तुरंत टेबल पर रखी फाइल खोली और पेपर्स पर साइन करके फाइल करण को दे दी। करण ने फाइल लेकर कहा, थैंक यू मिस्टर रहेजा, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप कि आगे भी हमारी ये खूबसूरत मुलाकातें होती रहेंगी। हैव अ नाइस डे मिस्टर रहेजा, चलता हूँ। इतना कहकर करण वहाँ से चला गया। आदि ने मुस्कुराते हुए रहेजा से कहा, करण खुराना आग है, इसलिए आइंदा उस आग से खेलने की कोशिश भी मत करना, और दोबारा मेरे बॉस से उलझने का सोचना भी मत, वरना आपका अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे मिस्टर रहेजा। इतना कहकर आदि भी वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाते ही रहेजा ने गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान हाथ मारकर गिरा दिया और गुस्से में कहा, करण खुराना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। इधर खुराना मेंशन में करण और रोहित की फैमिली डिनर कर रही थी। ममता ने खाना खाते हुए सुधा से पूछा, वैसे माँ जी, करण और रिधिमा की शादी होने जा रही है और हमारी फैमिली भी एक नए बंधन में जुड़ने जा रही है, इसलिए कम से कम आज तो करण को डिनर के लिए आना चाहिए था। ये सुनकर खाना खा रही सुधा के हाथ रुक गए और वो परेशान हो गई। शालिनी ने उन्हें परेशान देखा तो तुरंत ममता से बोली, ममता, करण को तो तुम बचपन से जानती हो, वो ऐसा ही है, पर शादी के बाद हर इंसान बदलता है, और रिधिमा एक बार इस घर में दुल्हन बनकर आ गई तो करण भी जरूर बदल जाएगा। ममता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी यही चाहती हूँ शालिनी कि करण खुद को मेरी बेटी के लिए बदल ले, वरना पता नहीं इन दोनों की कैसे निभेगी। बलदेव ने रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, आप दोनों बेवजह इतना परेशान हो रही हैं। शादी के बाद करण खुद ब खुद समझ आएगा कि बिजनेस के अलावा उसे अब रिधिमा को भी वक्त देना होगा। वैसे शादी से याद आया, क्यों ना हम इन दोनों को डेस्टिनेशन वेडिंग करें। ब्रिलियंट आइडिया, रोहित ने तुरंत कहा। सब मुस्कुराने लगे। रोहित ने फिर से कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी बहन की शादी तो शाही तरीके से होनी चाहिए दादी माँ। हम ना उदयपुर में इन दोनों की शादी करते हैं, एक पूरा पैलेस बुक करेंगे और बहुत धूमधाम से राजसी शान के साथ ये शादी करेंगे। बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है रोहित, तुम आज ही कोई अच्छा सा वेडिंग प्लानर हायर करो। इस शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यू डोंट वरी अंकल, मेरा एक दोस्त मुंबई में रहता है और उसका बिजनेस ही इवेंट मैनेजमेंट का है। उससे बेहतर डेस्टिनेशन वेडिंग कोई प्लान नहीं करता। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इतना कहकर रोहित ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और खाने पर से उठकर चला गया। गायत्री ने रोहित को खाना छोड़कर जाते देखा तो तुरंत कहा, रोहित, पहले अपना खाना तो ख़त्म करो बेटा।
मेरा खाना हो गया दादी माँ, आप लोग खाइए। इतना कहकर रोहित फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पर बच्चे होते तो घर की रौनक ही अलग होती है। आरव और अन्वेषा भी जल्दी आ जाए तो ये घर भी उनकी हंसी की आवाज़ों से गूंजने लगेगा, क्योंकि करण तो घर पर होकर भी कभी घर पर नहीं होते। बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप करण को लेकर इतना क्यों सोचती हैं? आप देखिएगा, रिधिमा के आते ही करण भी बाकी बच्चों की तरह मुस्कुराने लगेगा। ये सुनकर सुधा हल्के से मुस्कुरा दी और उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं बेटा, रिधिमा के आने के बाद हमारे करण मुस्कुराएंगे या उनकी बची हुई मुस्कान भी छिन जाएगी। कहीं हम करण और रिधिमा की शादी करवा कर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या सोच रही हैं माँ? बलदेव ने पूछा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, "अह, कुछ नहीं बेटा, हम ये सोच रहे थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बार आप करण से बात कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है माँ, उसके आते ही बात कर लूँगा, आप खाना खाइए।" बलदेव ने इतना कहते ही सुधा खाना खाने लगी। इधर मधु अपने खिड़की कमरे की खिड़की के पास परेशान खड़ी आरती की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसके कानों में आरती के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने खुद को संभालने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहां मोहन ने आकर कहा, मधु, खाना नहीं खाना क्या तुझे? चला खाना खाते हैं। मधु ने अपने पापा की आवाज़ सुनते ही अपनी आंखें खोली और पलटकर उनकी ओर देखा। वह मुस्कुराते हुए उनके पास आकर बोली, पापा, मेरा और मैंने रास्ते में गोलगप्पे खा लिए थे, इसलिए फ़िलहाल मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। इसलिए आप और माँ खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने आप खा लूँगी। ठीक है बेटा, पर खा ज़रूर लेना, मोहन ने कहा। मधु ने सिर हिलाया और आकर उनके पैरों के पास बैठी। उसने मोहन से कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मोहन ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हाँ बेटा बोल। मधु ने झेपते हुए कहा, पापा, वो मैं ये कह रही थी कि मेरा शिमला जाना इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं मीरा से कह देती हूँ कि वो विनय और सुप्रिया चले जाए, और दादी माँ की फैमिली भी आ गई है। अगर उनके आते ही मैं शिमला चली गई तो उन्हें तो यही लगेगा कि उन लोगों की गैर मौजूदगी में मैं इसी तरह बार बार अपनी जॉब से छुट्टी लेती हूँ और दादी माँ का ठीक से ख्याल भी नहीं रखती हूँ, और फिर यहाँ पर भी माँ अकेली हो जाएंगी। उन्हें अकेले ही आपको और घर को संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं शिमला नहीं जाना चाहती। मोहन ने मुस्कुराते हुए मधु के गाल को छूकर कहा, नहीं बेटा, तुझे जाना चाहिए। तेरी दादी माँ ने तुझे खुद इजाज़त दी है जाने की, तो तुझे यहाँ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही तो मेरा चेकअप हुआ है और अब तो मैं ठीक भी हूँ, इसलिए तो इतना सब मत सोच और खुशी खुशी शिमला जा और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। और हाँ, मेरी बेटियों का प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए। सबसे अच्छे नंबर तुझे और मीरा को ही मिलने चाहिए। ये सुनकर मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मोहन ने फिर से कहा, मधु, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इस शहर में अपनी एक पहचान बनाए, इसलिए तेरी अपनी पढ़ाई पूरी करना बहुत ज़रूरी है बेटा। प्लीज़ अपने पापा की खातिर चली जा, प्लीज़, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है पापा, मैं कल शिमला ज़रूर जाऊंगी और अपना प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से बनाऊंगी, प्रॉमिस। ये सुनकर मोहन मुस्कुरा दिए और बोले, अब जाकर एक बार अच्छे से देख ले, कहीं तेरा कोई सामान रह तो नहीं गया। देख लूँगी, पर पहले आप चलकर खाना खाइए और दवाई भी। इतना कहकर मधु अपने पापा को रूम से बाहर टेबल के पास लेकर आई, जहाँ आरती खाना लगा रही थी। आरती को देखकर मधु चुपचाप वहाँ से चली गई। इधर करण अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आदि उसके पास वाली सीट पर बैठा रहेजा की साइन की हुई फाइल देख रहा था। उसने फाइल देखते हुए करण से पूछा, सर, ये रहेजा भले ही आज हमारे सामने झुक गया हो, पर ये चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों में से है जो सीने पर नहीं पीठ पर वार करता है, इसलिए हमें उससे केयरफुल रहना चाहिए। करण ने गाड़ी को राइट साइड घुमाते हुए कहा, आदि, ये पेपर्स कल सुबह जाकर पंकज को दे देना और उससे कहना कि कल ही वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में गृह प्रवेश करे। जी सर, आदि ने तुरंत जवाब दिया। करण फिर से सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे सर, आज का दिन हमारे लिए बेस्ट था। मिस्टर मेहरा वाला प्रोजेक्ट भी साइन हो गया, बंसल से ज़मीन भी मिल गई और रहेजा से हमारे पैसे भी निकल गए। लगता है आज आप अपने लकी चार्म को साथ लेकर घर से निकले थे। आदि की बात सुनते ही करण ने उसकी ओर देखकर कहा, इन सब बकवासों पर ध्यान देने से ज़्यादा मैं कुछ करने में विश्वास रखता हूँ।
और लकी चार्म जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। तभी अचानक करण की नज़र सड़क पर खड़े कुछ लोगों पर पड़ी, जो हाथों में लाठियां लेकर खड़े थे। आदि ने उन्हें देखते ही कहा, सर प्लीज़ गाड़ी मत रोकिएगा, प्लीज़ सर। आदि ने इतना कहा ही था कि करण ने अपनी गाड़ी रोक दी और सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से बाहर आया। आदि भी उसे बाहर आता देख तुरंत गाड़ी से उतरा। करण गाड़ी से बाहर आकर अपनी गाड़ी से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और उसने उन गुंडों से पूछा, मेरा रास्ता रोकने का मकसद बिना मार खाए बताओगे या हाथ पैर तुड़वाने के बाद ही अपना मुंह खोलोगे? तभी वो गुंडे लाठियां लिए करण की ओर दौड़ने लगे। करण भी उनकी ओर दौड़ा। आदि ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। एक गुंडे ने आकर करण को लाठी मारनी चाही तो करण ने उसका हाथ पकड़कर उससे लाठी छीनी और उसके सिर पर दे मारी। उस गुंडे के सिर से खून बहने लगा और वो अपना सिर पकड़े जमीन पर गिर गया। आदि भी करण की मदद के लिए आ गया। दोनों मिलकर उन गुंडों से लड़ने लगे। करण सबको मारने लगा तो एक गुंडे ने तलवार से उस पर हमला कर दिया। करण की बाह में चोट लग गई। इससे पहले कि वह गुंडा फिर से करण पर वार करता, करण ने उसकी तलवार पकड़ ली और उसे मारने लगा। तभी गुंडों को पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और वो सब भागने लगे, पर एक आदमी करण के हाथ आ गया। करण ने उसे मारते हुए पूछा, मुझ पर हमला क्यों किया तूने? बोलो, किसने भेजा तुम्हें? उस गुंडे ने कुछ नहीं कहा और करण ने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया और फिर से पूछा, बोल, किसके कहने पर मुझ पर हमला किया तूने? बोल। रह जा, रह जा सर के कहने पर, उस गुंडे ने कांपते हुए कहा। तभी पुलिस ने वहां आकर गाड़ी रोकी। करण ने उस आदमी को पुलिस की ओर फेंका, पर पुलिस उसे पकड़ती उससे पहले उस आदमी ने अपनी गन निकाली और करण पर गोली चला दी। गोली आकर सीधे करण के हार्ट पर लगी। सर! आदि जोर से चीखा और करण की ओर दौड़ा। उसके चीखते ही वो आदमी वहां से भागने लगा, पर करण उठकर उस आदमी के पीछे भागा। पुलिस भी उसके पीछे दौड़ी। करण को सही सलामत देकर आदि की जान में जान गई। कुछ दूर दौड़ने पर करण ने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने उस पर गोली चलाई थी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आदि भागते हुए आया और करण के पास आकर घबराते हुए बोला, सर, सर आप ठीक हो? वो गोली वो गोली आपके सीने पर लगी थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और करण की बाह पर बांधने लगा। करण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपनी शर्ट की जेब में देखा। जेब से एक 5 का सिक्का निकला जिस पर माँ दुर्गा का चित्र बना हुआ था, जो गोली लगने से चपटा हो चुका था। सिक्के के साथ करण के हाथ में रुद्राक्ष भी आ गया। करण उस रुद्राक्ष को हैरानी से देखने लगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बाबा महाकाल ने आपको बचा लिया, वरना ये गोली आपके हड को छूती हुई बाहर निकलती। यह सुनकर आदि ने करण के हाथ से सिक्का लिया और उसे देखते हुए बोला, माँ दुर्गा तो माता पार्वती का ही रूप है और रुद्राक्ष में भी भोलेनाथ ही बसते हैं। आज शिव पार्वती की जोड़ी ने आपको बचा लिया। आपको अपना स्टेटमेंट लिखवाने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर ने कहा। आदि ने अपना सिर हिला दिया और गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बलदेव को फोन किया। करण अभी भी वहीं खड़ा रुद्राक्ष की देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से पूछा, ये रुद्राक्ष मेरी जेब में आया कहाँ से? मेरा तो नहीं है। करण उसे देखकर सोच में पड़ गया। उसे मधु से हुई उसकी मुलाकात याद आई। उसने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, कहीं ये उस लड़की का तो नहीं है जो पिछले 2 दिनों से जाने अनजाने में मुझसे टकरा रही है? सर, आइए ना। आदि के इतना कहते ही करण ने अपनी मुट्ठी बांध ली और गाड़ी की ओर बढ़ा। उसने अपना सीट बेल्ट बांधा और गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस की गाड़ी के साथ चल दिया। आदि ने मुस्कुराते हुए करण से पूछा, सर, आप बाबा महाकाल के भक्त हैं, पर ये सब चीज़ें तो मैंने आपके पास कभी नहीं देखी, तो फिर ये रुद्राक्ष? मेरा नहीं है, शायद ये उस लड़की का है जिससे आज सुबह में टकराया था। करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। यह सुनकर आदि तुरंत बोला, ओह, तो वो लड़की है आपका लकी चार्म, जिसने पहले आपके सारे पेंडिंग काम करवा दिए और अब आपकी जिंदगी भी बचा ली। ये सुनते ही करण ने आदि को गुस्से में घूरा। आदि उसे देखकर चुपचाप बैठ गया।